तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। लफ्जों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना, यही असली सौगातें मोदी। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब। ये बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से लोकसभा में बुधवार को लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों में से 288 ने बिल के पक्ष में, जबकि 232 ने विरोध में वोट डाले। वोटिंग के दौरान हर किसी की जेडीयू और टीडीपी के सांसदों पर नजर थी, क्योंकि दोनों पार्टियों के नेता लगातार मुस्लिम प्रेम दिखाए जा रहे थे। फिर अचानक ऐसी कौन सी सियासी डील हो गई जिसने नीतीश और नायडू का हृदय परिवर्तन कर दिया और हालात, जज्बात, सब कुछ एक झटके में बदल कर रख दिए? तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि नीतीश और नायडू ने वक्फ पर मोदी शाह से कौन सी बातें मनवा ली हैं, कौन सी डील कर ली है और कैसे कर ली है। दरअसल 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ था। विपक्ष ने इसका विरोध किया तो बिल का ड्राफ्ट संसद की 31 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। इस कमेटी में 19 सांसद एनडीए के, 11 सांसद विपक्षी दलों के और एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। इसके बाद इसी साल 27 जनवरी को जेपीसी ने ड्राफ्ट को मंजूरी दी, लेकिन यहां एक बड़ा खेल यह हुआ कि विपक्ष के सारे संशोधनों को खारिज कर दिया गया, जबकि जेपीसी में शामिल एनडीए सांसदों के सुझाव पर 14 संशोधन स्वीकार कर लिए गए। फिर 19 फरवरी को मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी और 2 अप्रैल को इसे दोबारा लोकसभा में पेश किया गया, जहां यह बिल लंबी चर्चा के बाद बहुमत से पास हो गया। नीतीश और नायडू की पार्टी ने भी अपना समर्थन बीजेपी को दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान था, पर गेम पहले ही सेट हो चुका था। यानी कि जेपीसी में जब बदलाव की बातें चल रही थी तो नीतीश और नायडू ने अपनी बातें वहीं पर मोदी शाह से मनवा ली। कैसे? चलिए इसे भी समझ लीजिए। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक के मूल ड्राफ्ट में वक्फ वाय यूजर प्रावधान को रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि कानून लागू होने से पहले से हटाने की बात कही गई थी। इसका मतलब यह था कि हर वक्फ प्रॉपर्टी जिसके पास वैध दस्तावेज नहीं, उन्हें वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, जबकि अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या चैरिटी में इस्तेमाल होती थी तो बिना औपचारिक दस्तावेज के भी उसे वक्फ मान लिया जाता था। जैसे कि मस्जिदें वक्फ प्रॉपर्टी हैं, भले ही उनके पास वक्फनामा हो या फिर ना हो। इसी को वक्फ बाय यूजर प्रावधान कहा जाता था। जेपीसी में शामिल टीडीपी सांसद जीएम हरीश बायोगी और लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने इसमें बदलाव का सुझाव दिया था, जिसे स्वीकार किया गया। अब वक्फ बाय यूजर प्रावधान हटाने का नियम पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा। बिल के मूल ड्राफ्ट में यह प्रावधान था कि नया कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर एक सेंट्रल पोर्टल पर सभी वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। 6 महीने बाद प्रॉपर्टी को लेकर कानून के तहत कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं की जा सकेगी। इस पर जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत ने संशोधन का सुझाव दिया, जिसे जेपीसी ने स्वीकार किया। अब वक्फ ट्रिब्यूनल किसी वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन बढ़ा सकता है। तीसरी बात यह है कि पहले एक सर्वे कमिश्नर यह तय करता था कि कोई विवादित प्रॉपर्टी वक्फ की है या फिर सरकार की। वक्फ संशोधन बिल के मूल ड्राफ्ट में सर्वे कमिश्नर की जगह जिले के कलेक्टर को जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी। विपक्षी दलों समेत एक बड़े मुस्लिम वर्ग ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि इस प्रावधान से वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा, जबकि जेपीसी में टीडीपी सांसदों ने सुझाव दिया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह राज्य सरकार का एक सीनियर ऑफिसर नामित किया जाए, जिसे मान लिया गया। अब ये ऑफिसर वक्फ की उन प्रॉपर्टीज के मामले में फाइनल अथॉरिटी होगा जिनको लेकर सरकार और वक्फ में विवाद है। इन बदलावों को मिलाकर कुल 14 बदलाव जेपीसी के सुझाव पर किए गए, जिसमें से कई जो बदलाव थे वो जेडीयू या टीडीपी के सांसदों के सुझाव पर किए गए।
अब जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार टीडीपी और जेडीयू के सुझाव को इसलिए दरकिनार नहीं कर सकी क्योंकि वक्फ बिल को पास करवाने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत की जरूरत है। फिलहाल बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं है। जिस सहयोगी दलों के दम पर सरकार बनी है उसमें टीडीपी और जेडीयू के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। ऐसे में किसी भी बदलाव के लिए टीडीपी और जेडीयू पर निर्भरता भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा हो गई है। झुकना बीजेपी के लिए मजबूरी है। हालांकि बीजेपी ने स्मार्टली मूव लेते हुए आखिरी तक सस्पेंस बनाए रखा, जबकि गेम पहले ही सेट किया जा चुका था। दूसरी तरफ नीतीश और नायडू की भी मजबूरी है कि वो खुद को मुस्लिम सपोर्टर दिखाएं। बिहार में तो कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव भी होना है। वहीं 2023 के जातिगत जनगणना के आंकड़े उठाकर अगर देखेंगे तो राज्य में 17.7% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए इस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर लगातार माहौल गर्म किए हुए हैं। बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी कि ये 32 मुस्लिम बहुल सीटें बहुमत का 122 सीटों का आंकड़ा हासिल करने में मददगार साबित हो सकती हैं। खास बात यह है कि इन 32 में से 7 सीटों पर बीजेपी लगातार 3 बार से जीतती आ रही है। 2020 के चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने 12 और जेडीयू ने 6 मुस्लिम बहुल सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस और आरजेडी ने 5-5 सीटें जीती। लालू और तेजस्वी ये बात अच्छे से समझ रहे हैं कि मुस्लिम वोट बिहार की सियासी हवा तय कर सकते हैं, और जिस तरह नीतीश ने वक्फ पर अपना समर्थन केंद्र सरकार को दिया है उस पर आरजेडी आने वाले वक्त में सियासी दांव जरूर खेलेगी, जो कि उसके लिए नीतीश का समर्थन आपदा में अवसर लेकर आ सकता है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली जो गठबंधन सरकार है उसके पास भले ही अभी लंबा वक्त है क्योंकि इलेक्शंस अभी ही हुए हैं, पर उन्हें अच्छे से पता है कि राज्य में करीब 75 लाख यानी कि कुल आबादी के करीब 10% मोटा मोटा अगर देखें, नहीं तो 9.5% मुस्लिम वोटर्स हैं। अगर आंकड़ा सही से देखें करीब 20 सीटों पर 15 से 20% तक मुस्लिम आबादी भी है। रिपोर्ट्स की माने तो 2024 के चुनाव में पूरे प्रदेश के करीब 75% मुस्लिम वोट अकेले टीडीपी को ही मिले थे। ऐसे में नायडू समझौता तो नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने खुलकर मुस्लिम प्रेम भी दिखाया और पीछे पीछे खेल भी कर दिया। नायडू के लिए मुस्लिम वोट कितना जरूरी है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि वक्फ बिल के मामले पर नायडू ने जमात-ए-इस्लामी हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुलाकात के साथ साथ कानूनी एक्सपर्ट से भी चर्चा की। कहा जा रहा है कि टीडीपी की वजह से ही जेपीसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स शामिल करने का निर्णय केंद्र के बजाय राज्य सरकार पर छोड़ा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम इस नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। फिलहाल जो होना था वो हो चुका है। लोकसभा में बिल पास करवा लिया गया है, सरकार ने अपनी नाक बचा ली है। अभी राज्यसभा में चर्चा होगी, चर्चा के बाद इस पर देखिए क्या होता है अंतिम फैसला। नीतीश और नायडू को भी कोई नुकसान फिलहाल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार का हो सकता है क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो अभी पता चलेगा। नायडू का वो भी पता नहीं चलेगा, इलेक्शंस में अभी लेट है। विपक्ष भी अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, अभी तक अड़ा हुआ है। जिस तरह से ओवैसी ने बिल फाड़ दिया, तमाम चीजें हुई, विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपना विरोध दर्ज करवाया, लेकिन बिल फिर भी पास हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है। आप बिल के पास होने को लोकसभा में किस तरह से देखते हो और क्या कहेंगे आप कि क्या राज्यसभा में भी इसी तरह से बिल पास हो जाएगा? क्या गेम पहले से सेट किया जा चुका है? अपना कमेंट हमें जरूर बताएं।